एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हुसैनी और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रशासनिक कार्रवाई से चिकित्सा माफियाओं में हड़कंप, क्लिनिक बंद कर फरार हुए झोला छाप डॉक्टर, अवैध दवाखानों की भी की गई जांच पड़ताल। अहियापुर के चर्चित सानू हत्याकांड के आरोपी समेत 4 शातिर गिरफ्तार, लूट, हत्या और कई गंभीर मामले में रहे शामिल। मादक पदार्थ के साथ कई हथियार और गोली बरामद। और दिल्ली से घर जा रहे युवक पर भारी पड़ गया 1 बोतल शराब, शादी से 5 दिन पहले हो गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बिना डिग्रीधारी और झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना पर्याप्त ज्ञान एवं डिग्री के कुछ लोगों ने शहर के भोले भाले लोगों को उपचार करने के नाम पर उनसे ठगी करने में लगे हैं। समय समय पर लोगों को इन डॉक्टरों द्वारा गलत दवाइयां दिए जाने से गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ऐसे बिना डिग्रीधारी झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दिया है। मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने एक साथ कई अवैध डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी कर उनके डिग्री की जाँच की। सातपुरा मोहल्ले में सेवा सदन नामक क्लिनिक में टीम के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर आर.के. रमन क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। अधिकारी की माने तो डॉक्टर आर.के. रमन के बारे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये अवैध तरीके से क्लिनिक चलाते हैं, जिसके साथ ही कई इलाकों में टीम ने छापेमारी की। दवाखाना से दवा बेचने का प्रमाण पत्र चेक किया गया। इसके साथ ही दवाइयों का सैंपल लेकर जाँच के लिए लैब भेजा गया। टीम का नेतृत्व कर रही अपर अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने बताया कि शहर में ऐसे अवैध नर्सिंग होम, दवाखाना एवं झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दोषी पाए जाने पर किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर का वो इलाका जहां अवैध तरीके से डॉक्टर देखते हैं और क्लिनिक चलाते हैं, इसके साथ ही मरीजों को दवा देते हैं और इंजेक्शन देते हैं। इतना ही नहीं, अपने छोटे मोटे क्लिनिक में बेड लगाकर और टेबल कुर्सी लगाकर मरीजों को देखते हैं और दवा देते हैं। वो दवा कैसा है, बाद में रिएक्शन कैसा करता है, मरीज जीता है या मरता है, इससे कोई डॉक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता है। लगातार कंप्लेन मिलने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुई है और जिला प्रशासन की टीम एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में लगातार विभिन्न इलाकों में रेड कर रही है। इस वक्त हम सातपुरा इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। ड्रग्स विभाग और एसडीओ पूर्वी की टीम, जिला प्रशासन की टीम लगातार यहां पर रेड कर रही है
इसके साथ ही सतपुरा इलाका में ही इस तरफ ही एक और जो सेवा सदन नाम का दवाखाना मिला, डॉक्टर का क्लिनिक मिला, जो कि छापेमारी की भनक लगते ही दोनों फरार हो गए। जो डॉक्टर थे वो फरार हो गए, वहाँ पे जो दवा बेचने वाले थे वो फरार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो तमाम जो दवा जो बेचते हैं उनकी जांच की जा रही है। ड्रग्स विभाग की भी टीम यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ ही जिला प्रशासन की भी टीम मौजूद होकर एक सभी दवाओं की जांच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है, देख सकते हैं आप। इन लोगों को शंका थी कि अवैध तरीके से दवा बेची जा रही है, कौन कौन दवा बेची जा रही है, अस्पताल दवाखाना के सर्टिफिकेट हैं या नहीं है, दवा बेचने के सर्टिफिकेट हैं या नहीं है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट हैं या नहीं है, ये चेक की जा रही है। इसके साथ ही देखिए सैंपल भी लिया जा रहा है यहाँ पर जांच के लिए। ये सैंपल लैब में जाएगी और जांच होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह का ये दवा बेच रहे हैं। अधिकारी से भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। सूचना मिल रही थी लगातार शहरी इलाका में, साइड इलाका में जो बगैर डिग्रीधारी डॉक्टर है वो खुद इलाज करते हैं। किस तरह का नकेल आज आप लोग निकली हैं, क्या करेंगे? ये एक जांच है जिसमें हम लोग वही देख रहे हैं कि जो भी दुकान है उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, और जो भी नियम के हिसाब से जो शेड्यूल्ड जांच है वही किया जा रहा है। क्या विधि सम्मत क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? अभी जांच होने दीजिए, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है। पीछे भी हम लोग गए थे, एक दवाखाना है जिसमें काफ़ी कंप्लेन मिल रही थी, वो बंद करके गए। हाँ, अभी अब जांच रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसके बारे में क्या सूचना मिली थी? अभी तो दुकान बंद पाया गया है, यही रिपोर्ट में जाएगा, फिर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बताया जा रहा था कि अवैध तरीके से डॉक्टर बैठते हैं और दवाखाना चलाते हैं। चूँकि जांच नहीं हो पाया है, इस वजह से ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। जब जांच हो पाएगा तभी स्थिति स्पष्ट हो दोषी पाए पाएगी। जाने पर क्या मैसेज होगा, क्या आप संदेश देंगे? तो जो विधि के हिसाब से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो डॉक्टर बैठते हैं उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, अगर पाया गया तो गलत पाया और भी गया, अभियान जारी रहेगा आगे? अभी ये कंटिन्यू चलेगा। तो बिल्कुल अधिकारी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दोषी पाए जाने पर, अगर दोषी पाए जाते हैं तो विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है, दुकान सील करने की कार्रवाई होगी, डॉक्टर पर कार्रवाई होगी और जो भी प्रक्रिया होगा आगे की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार स्थित एक मॉल के ऊपर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान लिफ्टर टूटकर नीचे गिरा। करीब 20-25 फीट ऊपर जाने के बाद अचानक से टूटा और नीचे गिरा। संयोगवश उस समय नीचे कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था और ना ही बगल के स्कूल में बच्चे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मशीन चलाने वाला और संचालक मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर दरोगा संजीव दुबे के साथ थानेदार सत्येंद्र सिन्हा मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है। घटना में मशीन कर्मियों की लापरवाही सामने आई, क्योंकि जहां से लिफ्टर टूटा है वह काफी पुराना हो चुका था, उसमें जंग लगी थी, बिना मेंटेनेंस किए ही भार उठाने का कार्य किया जा रहा था। सुबह में ऊपर एक मंकी किरान लिफ्ट है जिससे के ऊपर मटेरियल्स को चढ़ाया जाता है, उसका तार टूट गया था और उसका वो एक पार्ट नीचे गिर गया है ऊपर 3rd फ्लोर से। तो वो नीचे गिरा है, पेड़ पे गिरा, पेड़ से दीवार पे गिरा है। उसमें कोई हताहत नहीं है, भगवान का शुक्रिया है कि कोई भी उसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी का, जान माल का। मजदूर कितने थे उसमें? मजदूर सब में 15-20 थे। 15-20 मजदूर थे। हाँ। क्या मंजिला से गिरा ऊपर? 3rd फ्लोर से। 3rd फ्लोर पे। हाँ। एक बड़ा हादसा हो सकता था? हाँ, हो सकता था, लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो ठेकेदार थे वो क्या चेक नहीं किए थे उसका रसीद? वो चेक तो होता है, लेकिन अब दुर्घटना होना था, चेक तो डेली होता है उसमें। कोई नुकसान नहीं ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या जाता है इसमें? इसमें मटेरियल जाता है अथी का, सीमेंट, बालू, ये सब ऊपर चढ़ाया जाता है। किनका बिल्डिंग है ये आर्कोन प्रोजेक्ट का है। हाँ? आर्कोन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या बन रहा है? ऊपर अपार्टमेंट बन रहा है, फ्लैट्स बन रहा है। उपाधीक्षक साहब, 42 चिकित्सकों की जब फौज है तो केवल 26 मरीज ही भर्ती क्यों? इससे कैसे काम चलेगा? एक चिकित्सक एक मरीज भी आउटडोर में नहीं भर्ती कर पा रहे, इससे दुख क्या होगा? 212 बेड के अस्पताल में केवल 26 मरीज। इस पर सदर अस्पताल की पूरी टीम मंथन कीजिए। 150 से ज्यादा ANM और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने सदर अस्पताल की इलाज व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को समीक्षा के बाद
बाद जब चिकित्सक और कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया तो सब बंगले झांकने लगे। सीएस ने कहा कि चिकित्सक एवं कर्मियों के वेतन पर हर माह कितना खर्च हो रहा है। जवाब मिला 10 लाख से ऊपर, लेकिन मरीज जीरो। इसमें सुधार होना चाहिए। सुधार के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। थोड़ा सा लोगों को अभी हम लोगों पर विश्वास कम है या कहीं ना कहीं से बरगलाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा का थोड़ा सा ज़रूरत है। जैसे ही हमारी आम जनता शिक्षित हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट और सरकारी संस्थानों से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है और ज़्यादा उनको लाभ मिलेगी, निःशुल्क लाभ मिलेगी, तो हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इस दिशा में मैं प्रयासरत हूँ। इस तरीके से जो गुंडाई की जाती है प्राइवेट अस्पतालों द्वारा, बार बार मरीजों को परेशान किया जाता है पैसों के लिए, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें मैं केवल जागरूकता के चक्कर में हूँ कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, हर एक आदमी को पीछे जो दलाल लगे हुए हैं, जो उठा कर ले जाने वाले हैं, तो उसमें ऐसा कुछ मैंने हम लोगों के पास तंत्र नहीं है कि उसको रोका सके। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक इसमें नहीं होगी। इससे प्रशासन इसमें लगी हुई है। अब कहाँ तक सफल हो पाते हैं आने वाले समय में, इसको लेकर ये मैं भी बहुत दुखी हुआ इस पर, और समीक्षा कर के मैं बताया इन लोगों को कि नहीं, सब लोगों को ओपीडी की संख्या बढ़ानी है, सेवा हमारी बढ़ेगी, सुविधा बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगा। उसी तरह से आईपीडी में भी मैं संख्या बढ़ाने के लिए जो संबंधित चिकित्सक हैं, जो इंडोर करते हैं वही आउटडोर करते हैं, उन लोगों को मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग सेवा बेहतर करें। और पर डॉक्टर जो अभी हमारे मरीज का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो संतोषजनक नहीं है। किसी भी सूरत में मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उसको बढ़ाने के लिए सब लोगों को बार मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, बीच में बैठक कर रहा हूँ। यूपीएससी परीक्षा में 146वां स्थान लाकर टिंगराहा गांव का नाम रोशन करने वाले अभिनव का मंगलवार को मीनापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। घर आते ही सबसे पहले अभिनव ने मीनापुर के प्रथम विधायक रहे जनक सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गोरीगामा पंचायत की पूर्व मुखिया अनामिका ने आरती दिखाकर और मिठाई खिलाकर अभिनव का स्वागत किया। इसके बाद टिंगराहा बाजार टोला पर ग्रामीणों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। शिक्षक विवेक कुमार ने बताया कि जिस तरह की उपलब्धि अभिनव ने हासिल की है वह काबिल तारीफ है। अभिनव ने गांव के साथ साथ जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। इससे प्रेरित होकर समाज के बच्चे आगे फिर से गांव का नाम रोशन करेंगे। मौके पर जिला परिषद सदस्य हिमांशु गुप्ता, उप मुखिया पप्पू सिंह, सदरुल खान, अंशुमान, करुणेश कुमार, कामेश्वर सिंह सहित काफी संख्या में पंचायत वासी मौजूद रहे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे किसी उपलब्धि पे गांव के सारे लोग इतना ज़्यादा खुश हैं। इससे बड़ा मेरे लिए कोई नाम नहीं हो सकता। धन्यवाद। नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं होने की वजह से शहर के आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को अब समझना होगा कि पूर्व में जिसे स्मार्ट शहर बनाने के संकल्प के साथ अपना नेता चुना था, वह नेता कमीशन कैसे आए इसी में लगे रहे। इसलिए अब जनता को ऐसे नए चेहरे को कमान देना होगा जो नगर निगम में कमीशन और घपला की जगह विकास की क्रांति ला सके। ये बातें मंगलवार को कलमबाग चौक स्थित आदर्श नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे ने कहा। मौके पर कैप्टन राजीव वर्मा, पंकज ओझा, अखिलेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य मुद्दा ये है कि आज भरी जेठ में मुजफ्फरपुर के जो नारकीय हालात है, कल्याणी से मोती झील वाले रास्ते को देखिए, पूरा नाला डबडबाया हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। जेठ में तो ये स्थिति है। अभी सावन भादो बाकी है। सावन भादो में क्या होगा? सावन भादो में लगता है कि कचरा का स्विमिंग पूले बना देगा ये लोग। आज तक मुजफ्फरपुर में ये लोग विकास का कोई काम नहीं किया। 5 साल में कुछ नहीं सूझा। 5 साल जैसे ही ख़त्म हुआ तो एक रात पहले यहाँ के मेयर साहब को सूझ जाता है कि नगर आयुक्त बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, नगर आयुक्त को अब रहने नहीं देंगे। हाँ, ये कैसे चलेगा? स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर मेयर साहब हैं थे और उनको स्मार्ट सिटी के विकास से कोई मतलब नहीं था। शुमार होता है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में। मुजफ्फरपुर आर्थिक राजधानी कही जाती थी बिहार की, आज नारकीय राजधानी हो गई है मुजफ्फरपुर बिहार की। कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ, ना किसी को किसी विकास से कोई लेना देना है। हाँ, ये परिवारवाद में फंस के रह गया है। कभी सोफ़ा से निगम को चलाया जाता है, सोफ़ा पर बैठ करके एक व्यक्ति सोफ़ा पर बैठ जाता है और निगम को लगता है चलाने। एक व्यक्ति चक्कर मैदान से तारापीठ पहुंच जाता है, लगता है निगम को चलाने। ये ऐसे थोड़े चलेगा भाई। खाली बुड़बक बनाने का काम ही लोग करता है। सब लंठ लंपट लोग यहाँ पे जन नेता और धन खर्चा करके नेता बन जाता है। ऐसे थोड़े विकास होता है। विकास का एक विज़न होता है। हाँ, शहर के विकास का एक DPR बनता है।
कोई डीपीआर नहीं है। 8वां अजूबा है मुजफ्फरपुर पूरे भारत में जो प्लिंथ से ऊपर नाला बना हुआ है। एक भी नाला जीरो लेवल पे नहीं है। बुड़बक बनाने का काम करते हैं। मेरा तो ज़मीन जगह, मेरा तो ये कहना है, और हम युवा भी हैं, तो मेरा भविष्य हमको बाद में झकझोड़े नहीं, बाद में गाली नहीं दे, मेरे आने वाली पीढ़ी हमको गाली नहीं दे कि आप क्या किए शहर के लिए। तो हम तो खड़े हो गए, हम तो खड़े हुए, हम द्वार द्वार जा रहे हैं। आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों से घूम घूम के आशीर्वाद ले रहे हैं, बेटा भाई की तरह जा करके मिल रहे हैं, लोगों को जन समस्या बता रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके समाधान का भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे समाधान हो सकता है। तो लोगों को अगर अच्छा लगेगा कि हाँ सावन पांडे को लाना चाहिए कि नहीं इसको सुधार देगा, विश्वास होगा, तो लोग लाएंगे हमको। अगर नहीं भी लाएंगे तो हमको कोई गम नहीं है, क्योंकि हम तो अपने आने वाली पीढ़ी को ये कहेंगे ना कि हम तो लड़ाई लड़े थे, लोगों ने साथ नहीं दिया। गुलामी की आदत तो शुरू से बनी हुई है, इस गुलामी की जंजीरों को तो तोड़ना ही होगा। देश आज़ाद हो गया, मुजफ्फरपुर तो हमको 30 वर्ष के हो गए, लेकिन हमको तो अभी तक मुजफ्फरपुर नहीं दिखा। वही मुजफ्फरपुर नज़र आता है जब हम होश संभाले पढ़ने गए। पहली बार मुजफ्फरपुर को सेंट जेवियर्स जब आए तो देखे वही मुजफ्फरपुर आज भी है। ये कब तक ड्रामा चलेगा, कब तक नौटंकी चलेगा कि फलने बाबू के बेटा फलना बाबू की बेटी आकर के यहाँ नेता बनेगा लोग? हाँ, ये ऐसे थोड़े चलता है। पता चलता है कि चुनाव जीत गए तो ये फलना बाबू प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग में इनकरे पैसा लगा है, होटल तो फलने बाबू बनवा रहे हैं। अरे ये ऐसे थोड़े चलता है भाई। तुमको होटल बनाने के लिए थोड़े चुने थे, तुमको शोरूम बनाने के लिए थोड़े चुने थे, हाँ, तुमको प्लॉटिंग काटने के लिए थोड़े चुने थे, तुमको चुने थे मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। तुम सेवक हो, होश में काहे नहीं हो? तुम्हारा काम सेवा करने का है। हाँ, यहाँ तो बताइए मुजफ्फरपुर में गजब की नौटंकी है, न विधायिका कार्यपालिका से पटता है, न कार्यपालिका को विधायिका से पटता है। 5 साल में होश नहीं रहता है और एक रात में होश आ जाता है कि जा जा जा, तो कार्यपालिका ही गड़बड़ कर रहा था, विधायिका को अब होश है। यहाँ विधायिका ही कमजोर है। सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व के तहत भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी ने आंगनबाड़ी एवं आशा को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर महामंत्री रंजन कुमार ओझा, आंगनबाड़ी आशा BLO सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकार दे रही है सामान, है ना। यहाँ तो काला बाजारी, गैस की काला बाजारी यही चल रहा था ना। एक गैस सिलेंडर लेने जाइए, लंबी लाइन है, ना मिलता ही, अगला महीना मिलता है। आपके पास चूल्हा है, सिलेंडर है, गैस टनाटन, क्या कीजिए, मिल रहा है। अभी लोग कहता है गैस बड़ा महंगा, आपके पास चूल्हा है, सिलेंडर है, गैस टनाटन, क्या कीजिए, मिल रहा है। अभी लोग कहता है गैस बड़ा महंगा हो गया। महंगा हुआ तो मुहैया तो हो रहा है। पहले आपको मजदूरी 50 रुपया मिलता था, आज मजदूरी कितना मिल रहा है? 450-500 रुपया मिल रहा है। तो आपने जो इनकम शुरू किया तो खर्च भी तो बढ़ेगा, महंगाई तो हर जगह है ना। तो गैस तो महंगा मिलेगा, लेकिन मिल तो रहा है। आप 1000 रुपया 1100 देखिए, गैस घर में आ तो जा रहा है। आज गैस आ रहा है तो आंखों की समस्या कम गया, गुजरे का समस्या कम गया, धुआं से लोगों का बचाव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के तहत भाजपा पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो के नेतृत्व में मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान एवं जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक केदार गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने सभी नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। ये पर्व जो एक पखवाड़े का पर्व केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लेकर के हम लोग जन जन के बीच जाने का काम कर रहे हैं। ये अभियान निरंतर 1 तारीख से 14 तारीख तक चलने वाला है। उसी के तहत आज पिछड़ा मोर्चा के द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव में जो जनप्रतिनिधि हमारे OBC समाज के जो लोग जीत करके आए हैं, आज उनको सम्मानित करने का हम लोगों ने काम किया। साथ ही केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी की सरकार की जो उपलब्धि OBC वर्ग के लिए जो पहुंचाया गया है, उससे हम लोगों ने आज उस त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि जीत कर आए हैं उनको बताने का काम किए हैं। और आगे यही लोग आगे जा कर के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न गांव में हम लोग चौपाल का एक आयोजन करेंगे, जिस चौपाल में उस समाज को हम लोग
नरेंद्र मोदी द्वारा जो कल्याणार्थ लाभार्थियों के बीच में उनके बातों को लेकर के जाने का काम करेंगे। और निरंतर ये कार्यक्रम पिछले 1 तारीख से चल रहा है। किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, आज पिछड़ा मोर्चा के इंडिया द्वारा किया गया और आगे आने वाले दिनों में विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के द्वारा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, सफल बनाया जाएगा। और आगामी 14 तारीख को मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया है, जो इस दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। MIT के मैदान में बहुत बड़ी रैली होगी, जिसमें हमारे बिहार के बड़े नेता और केंद्रीय स्तर के नेता भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा की ओर से आज मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान सभा का आयोजन किया गया था। इस सम्मान सभा में मुजफ्फरपुर ज़िले के विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न पंचायतों से जो प्रतिनिधि आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। चूँकि 2005 के बाद जो पंचायत सरकार को जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो आरक्षण दिया गया, ये NDA के सरकार ने जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण का लाभ जो है सीधा अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सभी लोगों के माता बहन को भी और युवाओं को भी मिला है। तो उसके लिए हम सभी लोगों से ये आग्रह किए, आज उनको सम्मान करके हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यक्रम को देखते हुए एक पोस्ट कार्ड पर आभार पत्र जो है लिख करके उनके यहाँ मोदी जी के यहाँ भेजने का काम करेंगे, उनके प्रति आभार जताने का काम करेंगे। और आज हम लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान करके हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भारी संख्या में महिला और पुरुष जो है आज इस सभा में आई हैं। इसके लिए हम उन लोगों को हृदय से धन्यवाद। लूट और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मुजफ्फरपुर के शातिर अनिकेत समेत 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और गांजा भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में अय्यापुर के शेखपुर ढाब निवासी शातिर अनिकेत कुमार, सीतामढ़ी के वासुदेव बिशनपुर निवासी छोटू कुमार, अय्यापुर के शिवराहा चतुर्भुज निवासी प्रभात कुमार और मोहम्मदपुर निवासी राम स्नेही चौधरी शामिल हैं। SSP जयंतकांत ने बताया कि शातिर अनिकेत मुजफ्फरपुर के अलावा दिल्ली में भी कई लूट को अंजाम दे चुका है। इसके अलावा वर्ष 2020 में हुए अय्यापुर के चर्चित सानू हत्याकांड में भी आरोपित है। उन्होंने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने झपा ओवरब्रिज के नीचे से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 किलो 625 ग्राम गांजा के साथ चारों को गिरफ्तार किया गया। अनिकेत के खिलाफ लूट और हत्या समेत कई अन्य मामले भी दर्ज हैं, जबकि राम स्नेही चौधरी शराब के कांड में आरोपी है। इसके अलावा छोटू कुमार सीतामढ़ी से जेल जा चुका है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसमें अय्यापुर पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में SHO अय्यापुर को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अय्यापुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक अपराध की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन के साथ में 4 राउंड गोलियां और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से जो इसका मुख्य सरगना था वो पूर्व में भी हत्या के और लूट के कई केसेस में मुजफ्फरपुर में और इसके अलावा दिल्ली में भी जेल जा चुका है और वहाँ के भी कुछ कांडों में वांछित है। इस प्रकार एक बड़े अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। सर, मुजफ्फरपुर में कुछ और इनकी कोई मुजफ्फरपुर में इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है वो मर्डर के केसेस में और लूटपाट के जो फ्लिपकार्ट की लूट हुई थी अय्यापुर थाना क्षेत्र में, उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं और इनका एक बड़ा गैंग है जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक क्रिमिनल्स हैं। उसी में से ये 4 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, कई इसमें से क्रिमिनल जेल में भी हैं और इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके निशानदेही और भी गिरफ्तारी वगैरह इसमें से कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि जेल से छूटने के बाद में फिर से क्राइम के एरिया में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर निगरानी रख रही है और हम लोग जल्दी ही जो है उनके ऊपर भी शिकंजा कस लेंगे। मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या होता है? इसमें से जो पूर्व में एक चर्चित शानू मर्डर का केस हुआ था, इस मामले में चलती गाड़ी पे उस व्यक्ति को गोली मारी गई थी। उसमें जो मुख्य व्यक्ति था जिसने गोली मारी थी उस व्यक्ति को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया, उस क्रिमिनल को भी गिरफ्तार किया गया जो बेल में छूट के आने के बाद में फिर से इसी प्रकार के अपराध की योजनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसको अय्यापुर SHO ने गिरफ्तार किया। 1 बोतल शराब के आगे शादी भी फेल हो गई। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना, लाना या खरीद बिक्री पर पाबंदी है। इसी बीच खगड़िया के दिवाकर कुमार की शादी
13 जून को होनी है। वह दिल्ली से शादी में घर जा रहा था। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई। वह शादी में दोस्तों को पार्टी देने के लिए शराब ले जा रहा था। रेल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रेल थाना के दारोगा भवेश कुमार ने बताया कि संदेह के आधार पर इसकी जांच पड़ताल की गई। शराब बरामदगी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष टीम में पुलिस पदाधिकारी बल के साथ वो छपरा से ट्रेन से आ रहे थे, वैशाली ट्रेन से, और जब यहाँ चेक करते हुए स्टेशन उतर करके 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से उतरे पदाधिकारी और बल, तो प्लेटफॉर्म पर चेक करने के क्रम में जो है कि एक लड़का वर्दी को देख करके इधर उधर भागने का प्रयास किया। संदेह के आधार पर उसका बैग और नाम पता पूछने पर बताया कि मेरा नाम दिवाकर कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता से शिवधर शाह, साकिन ये इधर खगड़िया चौतमता नगर रहने वाला। क्या था 13 तारीख को क्या होने वाली थी? बताया कि 13 तारीख को शादी होने वाला है। कार्ड भी दिखाया? कार्ड भी दिखाया, उसी का शादी था। शराब भी बरामद है? शराब उसके पास में रॉयल स्टेग विस्की था 785 ml। क्या बताया? पूछताछ में बताया कि हम शादी के उपलक्ष्य में ले जा रहे हैं अपने दोस्त मोहन को खाने पीने के लिए। शादी में पार्टी देने? हाँ। कहाँ से आया था? कहा वो उधर उत्तर प्रदेश तरफ से आ रहा था। बहुत जल्द मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से छोटे हवाई जहाज उड़ान भरेंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका आश्वासन दिया है। बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने आवास पर मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी पहल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पताही हवाई अड्डे से बहुत जल्द छोटे विमानों के उड़ान शुरू करने का आश्वासन दिया है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर से विमान सेवा शुरू हो, इसका प्रस्ताव लेकर शनिवार को उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुजफ्फरपुर से छोटे विमानों की शुरुआत जल्द करने का आश्वासन दिया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी ने शनिवार को हमारी मुलाकात उनसे उनके निवास स्थान पर हुई है और हमने पताही एयरपोर्ट के बारे में उनसे चर्चा किया कि किसी ज़माने में यहाँ से छोटी जहाज़ उड़ान भरती थी, कलकत्ता तक जाती थी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उस मंच से पताही एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ उड़ाने की बात को उन्होंने कहा था, और वह बहुत सारे उसमें अड़चनें उपस्थित हुआ। विशेष तौर से लैंड का प्रॉब्लम उसमें है, क्योंकि उसके पश्चिम में नहर है और पूरब में भी कोल्ड स्टोरेज के पहले तक की ज़मीन ली जाती है, तब भी बड़े जहाज़ को वहाँ पर लैंड करने का स्पेस नहीं है। ये बात सरकार में जो राइट्स ने मेजरमेंट करके रिपोर्ट दे दिया था सरकार को, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटीज़ के एयरपोर्ट जो सरकार द्वारा निर्माण का कई एक जगह हुआ है, उसमें मुजफ्फरपुर भी प्रायोरिटी में है। और मिनिस्टर सिंधिया जी ने कहा कि हम प्रायोरिटी में है और हम वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाने की व्यवस्था का फाइल प्रोसीडिंग में है और इसको वहाँ से उड़ाया जाएगा, क्योंकि वह वैशाली का एयरपोर्ट होगा। वह जो है वह एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि बुद्ध की कर्मभूमि और महावीर की जन्मभूमि, इसके साथ जनक जननी माँ सीता का भी गेटवे इसी मुजफ्फरपुर से है, इसलिए वह एयरपोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही कपड़े का सबसे बड़ा मंडी यहाँ सूतापट्टी है और वहाँ के भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं बराबर इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि यहाँ से हवाई जहाज़ उड़नी चाहिए।
इस आशय का हमने उनसे बात किया और उन्होंने फुल्ली एश्योर्ड किया कि वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ाई जाएगी। 40 to 60 सीटर प्लेन विथ कार्गो बॉक्स भी वहाँ से रहेगा, जिससे कि लीची ऐसे जो लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध जगह है, वहाँ से लीची का भी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा बनेगा। इन सब और फूड प्रोसेसिंग पार्क यहाँ पर सब बनने जा रहा है, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आ रही है। इसलिए मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट निश्चित तौर से बनेगा, जिससे मुजफ्फरपुर की जनता की जो चाह बरसों से है वह पूरा होते हुए नज़र आ रहा है और उसकी संभावना बिल्कुल बन रही है। कोई गाइडलाइन दिया उन्होंने कि कब तक होने नहीं, उन्होंने कहा कि इसका प्रोसेस में ये फाइल चल रहा है, समझा। उसका जल्दी फिर उसका इंस्पेक्शन होगा, लैंड भी कुछ एक्वायर्ड होगा जहाँ तक हो सकता है। तो हम समझते हैं कि छोटी प्लेन के लिए वह जगह उपयुक्त होगा, उतनी ज़मीन भी उपलब्ध हो जाने की संभावना पूर्णतः जाहिर की जा रही है। मुजफ्फरपुर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दुर्घटनाएं नहीं हो इसके लिए उचित उपाय निकलवाने का आग्रह किया था। सुरेश शर्मा ने बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री ने काजिंडा से पेट्रोल पंप तक, गोबरसही चौक भगवानपुर चौक से फकीरा चौक, सुधा डेयरी से कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर तक और झप्पा मलंग स्थान से कोरलहिया तक की सड़क का अवलोकन कराकर पत्र का जवाब दिया है, जिसमें जल्द से जल्द निराकरण कराने की बात कही गई है। वह कम है। मुख्यमंत्री जी और गडकरी जी दोनों आदमी को हृदय से उत्तर बिहार के सभी ज़िले के लोग उनको इसके लिए आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमने 25/5/22 को हमने गडकरी जी को, चूँकि एक्सीडेंटल जोन इस पूरे मुजफ्फरपुर के चारों तरफ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग एक्सीडेंट से मरे हैं, हमने उनको पत्र दिया था और हमारे इस गडकरी जी ने उस पत्र का जवाब ही नहीं दिया। उस पत्र का जवाब तो पत्र से उन्होंने दिया ही, साथ साथ जहाँ जहाँ एक्सीडेंटल जोन के बारे में हम लिखे थे उन सब पर कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें आपको गोबरसही और आपको दिघड़ा, इसके अलावा बहुत जगहों पर, ये दरभंगा रोड पर, NH 77 पर, NH 102 पर, ये सभी जगह जो एक्सीडेंटल जोन पर अल्पकालीन व्यवस्था उन्होंने करना शुरू करवा दिया है और दीर्घकालीन व्यवस्था भी उस पर करने का उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जो एक्सीडेंट लोगों का होता था उसमें कमी आएगी और एक्सीडेंटल जोन से हमारा समाज इस मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द आने वाले सभी लोगों को इससे एक्सीडेंटल जोन से मुक्ति मिलेगा। इस पर कार्रवाई यशस्वी हमारे ये गडकरी जी ने जो किया है, उस पत्र का जवाब भी आज बजाते आ गया। 5 दिन के बड़े 5 तारीख को हमने 25 तारीख को दिया था और आज कितना तारीख है? 7। इतना जल्दी काम भारत सरकार का कोई मंत्री कर सकता है, उसका नाम नितिन गडकरी ही है। जन विकास मोर्चा की ओर से शहर की स्थिति, ट्रेड लाइसेंस और यूजर चार्ज के विरोध में आगामी 9 जून को प्रस्तावित मुजफ्फरपुर बंद के समर्थन में शहर के विभिन्न संगठन शामिल होंगे, जिसमें उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद, जूता चप्पल व्यवसायी संघ इस्लामपुर, लहठी चूड़ी व्यवसायी संघ इस्लामपुर, फुटकर व्यवसायी संघ हॉस्पिटल रोड सहित दर्जनों संगठन और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से शामिल होकर सफल बनाएंगे। ये बातें मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के सदस्य राकेश कुमार साहू ने पत्रकारों को दी। मौके पर मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हेम नारायण विश्वकर्मा और जिलाध्यक्ष संजय कुमार मयंक, संस्कृति कला मंच के लोक कलाकार सुनील कुमार अंबेडकर विकास समिति के अजय पटेल सहित कई लोग मौजूद थे।
9 जून को जो पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम व्यवसायी जो बंद बुलाए हैं, उसी की पूरे प्रोग्राम को रखने के लिए और कैसे लोग आक्रोशित हैं, विभिन्न संगठनों द्वारा जो जन समर्थन इस बंद को मिल रहा है, उसी बात को रखने के लिए आज हम लोगों ने यह प्रेस वार्ता बुलाया है। लेकर बंद कर रहे हैं और यह बंद जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के अंदर ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो नगर निगम के द्वारा मांगी जा रही है, और विविध लगभग 2 महीने से जो हड़कंप मचा हुआ है पूरे शहर में, किसी का जब मन कर रहा है जाके ताला बंद कर दे रहे हैं, किसी का व्यवसाय को तंगो तबाह कर दे रहे हैं, नोटिस के माध्यम से मानसिक रूप से सभी लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। इससे पूरे व्यवसायगण अब एकजुट हो चुके हैं और रणनीति के तहत चरणबद्ध तरीके से अब आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। यदि नगर निगम इस पर नहीं संभली अगर, तो हम लोग जिस तरीके से सभी संगठनों के अध्यक्ष, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन इसमें शामिल हो रहा है, आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में नगर निगम के सामने एक बहुत ही विकट समस्या होगा और इनको अपने पदाधिकारियों को और पूरे महकमे में आज ये हलचल सी मच गई है। हम लोगों ने एक रथ बनवाया है और रथ के माध्यम से भी जाकर लोगों को बता रहे हैं और लोग उसको पुरजोर समर्थन दे रहे हैं। इस बंदी को हमको लग रहा है कि ऐतिहासिक बंदी होगी और आप लोग के माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि अपने हक के लिए, अपने हुकूमत के लिए, अपने इस तंगो तबाही के लिए आपको आगे आकर इस बंदी को सफल बनाएं। कब यह बंदी है और किस तरह? 9 तारीख को 9 जून को बृहस्पतिवार के दिन पूर्ण तरीके से सभी लोग अपना दुकान बंद कर इसको समर्थन देंगे। जिले में बढ़ती गर्मी, उमस और तेज धूप का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। मंगलवार को SKMCH और केजरीवाल समेत शहर के विभिन्न अस्पतालों में 1000 से अधिक बच्चे इलाज के लिए लाए गए। उनमें 250 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। चिकित्सकों के अनुसार इन बच्चों में अधिकतर को तेज बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत थी। कुछ एक को छोड़कर अधिकतर भर्ती बच्चों की हालत स्थिर है। जानकारी के अनुसार केजरीवाल अस्पताल में 300 से अधिक बच्चे पहुंचे, जिनमें 30 भर्ती किए गए। अधिकतर बच्चे मौसमी बीमारी से ग्रसित बताए गए हैं। केजरीवाल अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी और उमस के कारण बच्चे वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं, उल्टी दस्त से पीड़ित हो रहे हैं। कुछ बच्चों को पीलिया भी हो सकता है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ब्रांकोलाइटिस से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चों को तेज़ धूप से बचाएं, सर्द गर्म मौसम से बच्चों को सुरक्षा करें। बाहर के जंक फूड और बासी भोजन कतई न दें। घर में बना ताज़ा पका हल्का भोजन दें। पानी उबालकर ठंडा कर लें और उसे बच्चों को पिलाएं। बीमार पड़ने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, अभी जो मौसम है जिस तरह का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, बस ह्यूमिडिटी के कारण भी जो है प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों में। हाई टेम्परेचर, हाइपर पायरेक्सिस से बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत तेज़ बुखार आ जा रही है बच्चों में, और बच्चों को उसके कारण चमकी हुई केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं। साथ में इसके जो है सो लूज मोशन, वोमिटिंग, इन सब के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे पास आ रहे हैं। इस मौसम में बच्चे को जो है बिल्कुल आप लोग ध्यान से रखना होगा। जैसे कि पानी है सो समय समय पे पिलाते रहना है इनको। धूप में बिल्कुल नहीं निकालना है। जब भी है सो ऐसा लग रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको पानी से, आप नॉर्मल पानी से जो है बॉडी को पूछिए, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है और तुरंत जो भी आसपास के जो भी चिकित्सा कर्मी है उनसे तुरंत मिलना है, क्योंकि इनको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है ऐसे केसेस को। और थोड़ा भी अगर लक्षण दिखता है, जैसे कि अगर चमकी का लक्षण अगर आ रहा है, या फिर ऐसे बुखार के साथ अगर चमकी या उल्टी हो रही है या दस्ती हो रही है, या बच्चे का जो है जो सेंसोरियम बोलते हैं, मतलब बच्चे का जो अवस्था है होश, मतलब उसके होश में अगर उसको बेहोशी जैसा लग रहा है, कुछ भी इस तरह का लगता है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है। और बिल्कुल बच्चे को घर में जो है रात के समय बिल्कुल भूखा नहीं रखना है, खाना कुछ खिला कर ही सुलाना है। इन सब चीज़ों किस उम्र तक के बच्चे का था? देखिए, इन सब में जो है सो हर उम्र के बच्चे इसमें प्रभावित है, लेकिन जो बच्चे लगभग साल भर या उसके 1 साल से लेकर के 4 साल के बच्चों को ये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने और साल भर के बीच में, इनको भी असर मिल रहा है, इनमें भी लक्षण मिल रहे हैं। तो सावधानी तो सब में बरतनी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखना है उन बच्चों में जो घर से बाहर निकल जाते हैं धूप में। इस तरह का जो है बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा।
मंगलवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से सरिया प्रखंड के सूरी गोपीनाथपुर चौक पर रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुखिया रिंकी देवी, सर्वेश रंजन, शिवेंद्र कुमार सिंह और अंकित भारद्वाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 15 लोगों ने रक्तदान किया। फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा कि दूसरों के जीवन बचाने के लिए सदैव रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान शिविर हमारे सूरी गोपीनाथपुर चौक डिजाइन भवन परिसर में लगाया गया था, जो कि सूरी हमारा सरिया प्रखंड अंतर्गत आता है। इसमें 15 लोगों ने रक्तदान किया। यहाँ के सभी लोग सम्मानित जो भी रक्तवीर हैं। ग्रामीण परिवेश में ये एक आंकड़ा कोई बहुत कम आंकड़ा नहीं है, हमारे लिए सम्मानित आंकड़ा है। जिन लोगों ने रक्तदान किया उनके प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो किसी न किसी के जीवन के भागीदार बने। और आज की डेट में हम अगर रक्तदान करते हैं तो उससे 3 लोगों की ज़िंदगियां बचती है। उससे हम लोग अपने अपने करीबी क्या या किसी भी सगे संबंधी जो हमारे नोन में होते हैं उनकी जान को बचाते हैं। और शायद इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है हम लोगों के जीवन में। कहते हैं ना कि किसी अगर मानव में हम लोग जन्म लिए हैं तो मानव के रूप में हम लोगों को किसी न किसी रूप में सेवा करना ही चाहिए किसी का भी, वो चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो, या हर लोग जिस तरह से कैपेबल हैं। कुछ आर्थिक, कोई लोग, कोई शारीरिक, कोई लोग रक्त से सहयोग करते हैं। किसी न किसी भी मानवीय आपदा से किसी न किसी को गुजरना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे थैलेसीमिया है या कैंसर है, ब्लड कैंसर, जिनको उनको महीने में कम से कम 3-4 यूनिट ब्लड चढ़ानी पड़ती है। तो आज की डेट में जो लोग रक्त देते हैं उन्हीं से उनको जीवन मिलता है। रक्त का कोई फॉर्मेशन नहीं है, इसका कोई केमिकल से कहीं कोई बनावट नहीं है। और आज तक ऐसा कोई मेडिसिन दवा नहीं निकला है जिससे कोई रक्त बन सके। जो थैलेसीमिया पीड़ित होते हैं उनको हमेशा महीने में 4 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए कभी किसी का दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड का फ्लो होता है, फिर उनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो किसी चीज़ की दवा से किसी बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन रक्त की कमी को हम लोग रक्त से ही पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा सेवा है जिससे हम लोग किसी के हृदय में डायरेक्ट आकर के और उनके जान को बचा सकते हैं और उनके बीच में एक अपना जज्बा कायम कर सकते हैं कि हाँ, हम आपके जान के भागीदार बने, क्योंकि हमने उनको रक्त दिया है। और शायद इससे बड़ा सेवा कुछ है ही नहीं, और हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं। यहाँ के सभी लोग, हमारे बड़े भाई रोहित भैया, मुरारी जी और बाकी सारे लोगों का सानिध्य हमारे साथ रहा है। और एक पहला कार्यक्रम हमारा ग्रामीण क्षेत्र में था। इससे पहले भी हम पिछले हफ्ता में किए थे कार्यक्रम, जिसमें कुल 15 लोगों ने भी उसमें भी शिविर में रक्तदान किया था। आज का भी आंकड़ा 15 है। तो एक सप्ताह में कुल 30 यूनिट रक्त हमने संग्रह कर लिया है। हमारे शहर में लगातार कार्यक्रम चलते रहता है। ग्रामीण परिवेश में भी हमारा टारगेट है कि हर महीने में 2-3 कार्यक्रम हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।